बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना के इजलास में अदालती इस्लाहाती तरमीमी बिल के मुसव्वदे की तौसीक कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आईन और कानून तोड़ने वालों से कोई बात नहीं हो सकती, जबकि इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो समाअत हुई है, क्या इससे ये तासुर मिल रहा है कि अदलिया और हुकूमत इस वक्त आमने सामने है? एक बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है, पेचीदा सी सूरत हाल जो जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ, और वो ये है कि ये मामला तो शुरू हुआ था, यानी अगर एक तो अरसे से चल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले चंद हफ्तों के हवाले से देख लें और चंद दिनों के हवाले से देख लें, तो मामला ये शुरू हुआ था कि दो असेंबलियाँ तोड़ दी गई थी। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ी थी केपी की और पंजाब की, और उन्होंने उससे पहले हुकूमत का कहना यह था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन आप ये दो असेंबलियाँ तो तोड़ें। पहले उन्होंने दो असेंबली तोड़ दी, उसके बाद वो इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा था। ये फटा पड़ गया कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर करेगा या सदर करेगा या गवर्नर करेगा, ये तय नहीं हो पा रहा था। तो अज खुद नोटिस ले लिया उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। अब उस पर सू मोटो एक्शन लिया, फिर उस पर वो समातें शुरू हुई और उस पर वो ही मसला आता रहा सामने कि ये पहले 9 रुकनी बेंच, कल भी हम बात कर चुके हैं, फिर 7 रुकनी बेंच, फिर 5 रुकनी बेंच, और फिर उसका एक फैसला आ गया। और उसका फैसला आ गया, उसमें 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी पंजाब के लिए, और उसमें फिर ये हुआ कि 30 अप्रैल की तारीख दे दी और 30 अप्रैल को की तारीख के ऊपर आगे काम शुरू हो गया। इमरान खान साहब ने जलसे और ये और वो सारा स्टार्ट हो गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी स्टार्ट हो गया, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि हमने भी इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी है। अच्छा, दरमियान में लेकिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये तो 30 अप्रैल नहीं है, बल्कि ये जो है ये हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख को उन्होंने कर दी। 8 अक्टूबर को की, तो जैसे कि 8 अक्टूबर को, तो फिर उसके बाद ये हुआ, ये पिछले हफ्ते रिकैप कर लेते हैं ना, तो उसमें यह हुआ कि 8 अक्टूबर की तारीख अनाउंस हुई, तो ये हुआ कि अब फौरी तौर पे पीटीआई जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट, और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट गई कल। तो वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा, अली जफर साहब ने, कि आपके फैसले की खिलाफवर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने। आपने तो कहा था कि 30 अप्रैल को होना चाहिए, इन्होंने 8 अक्टूबर कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कौन सा फैसला? तो उन्होंने कहा जी वो फैसला, उन्होंने कहा तो मुख्तसर फैसला, और जो जारी हुआ फैसला जो कल भी हम बात कर चुके हैं, वो जो तफसीली फैसला जारी हुआ, उसके नतीजे में जो है वो 2 जज साहिबान के जो नोट्स थे वो नोट्स उसका हिस्सा बन गए, उस जजमेंट का हिस्सा बने। और वो फिर जो हुकूमत की तरफ से कहा गया, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि वो जो डाइसेंटिंग नोट्स हैं वो हमारे बयानिए की फतह है, और इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो, हम जो बात कर रहे थे कि ये 5 रुकनी बेंच नहीं बल्कि 7 रुकनी बेंच का फैसला है, क्योंकि इसमें वो 2 जज साहिबान के नोट्स भी शामिल हुए हैं फैसले में। इख्तलाफी नोट्स उस फैसले का हिस्सा बने जो कि 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, 5 रुकनी बेंच में नहीं थे। कल इसमें बात कर चुके हैं जी सर, बिल्कुल। शेख उस्मानी साहब और शखावर साहब का अलग अलग नुक्ता नजर, और साथ ही अज खुद नोटिस खत्म हो गया। साथ ही अज खुद नोटिस जो लिया था, सुमोटो नोटिस जो लिया था, वो खत्म हो गया कल। उसका तफसीली फैसला भी आ गया, और यह भी कह दिया गया कि अज खुद नोटिस खत्म होता है और यह वापस जाता है हाई कोर्ट। लेकिन उसके साथ ही आज की तारीख अनाउंस हो गई कि आज भी समाअत होगी। तो आज जब समाअत होगी, तो कल ही सवाल हमने उठाया था और हम सोच रहे थे कि अगर ये अज खुद नोटिस कल खत्म हो गया है, तो आज की समाअत में क्या होगा? तो आज की समाअत में नए अटॉर्नी जनरल जो आए हैं, मंसूर साहब, तो मंसूर उस्मान साहब, तो उन्होंने वो आए और उनको वेलकम किया चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जो 5 रुकनी बेंच बनाए, जिसमें मंदोखिल साहब भी हैं।
तो इसमें जो है वो अब ये हुआ कि अज खुद नोटिस खत्म हो चुका है, ये ध्यान में रखें, जमाल मंदोखिल साहब भी। तो इसमें अज खुद नोटिस खत्म हो चुका है। आज एक नई पीटीआई की पिटीशन के ऊपर काम यानी कार्रवाई स्टार्ट हुआ नए सिरे से। उन्होंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा जी हम ये वजाहत चाह रहे हैं कि ये 7 रुकनी बेंच का फैसला है तो फिर ये 4-3 है, या ये 5 रुकनी फैसला है 5। उन्होंने कहा इस पर बाद में बात करेंगे, आपको भी बाद में सुनेंगे। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, जब ये अमूमन ऐसा होता है कि जब कह दिया जाए ना कि आपको बाद में सुनेंगे, तो एक तरह से होता है कि वो अब जरा कार्रवाई आगे चलने दें, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल साहब की वो बात कहीं हवा में रह गई और अदालत में ये बात ज़ेर बहस आ गई कि इलेक्शन कमीशन, अब इसमें सियासी जमातें साइड पे चली गई। जैसे फारूक नाइक साहब थे, उन्होंने कहा जी मैं ऑपोजिशन की यानी हुकूमत की जमातों की तरफ से हूं, तो उनकी बात भी एक तरफ चली गई। अब यहां सवाल ये उठ गया कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है, अब यानी इसमें सियासी जमातें नहीं है, इसमें एक्चुअली हुकूमत भी नहीं है, इसमें हुकूमत भी नहीं है एक तरह से। अगर आप देखें आज की कार्रवाई को तो हुकूमत उसमें नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अदालत ने ये सवाल उठा दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या इस बात का इख्तियार है कि वो अपने तौर पे सदर की दी हुई तारीख को आगे कर सके उन वजूहात की बुनियाद पे जो वजूहात उन्होंने बयान किए हैं। और वो वजूहात मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी फाइनेंस का मसला है, तो उन्होंने कहा जी आप तो हम अपनी तनख्वाहें यहां पे कम करने को तैयार है। फिर वहां ये बात उठ गई कि ये जी इतने अरब रुपए के तो फंड्स हैं जो दिए जा रहे हैं, तरक्याती फंड और ये और सारा, और आईएमएफ रुका हुआ है वहां से। आईएमएफ ने अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि आईएमएफ को बार बार वजाहतें करनी पड़ रही हैं। और एक तासुर ये कायम हो रहा है कि क्या आईएमएफ के इस मुआहदे को बार बार कोई शोशा छोड़ के डिले तो नहीं करवाया जा रहा जान के, ये तासुर भी पैदा हो रहा है। सही। क्योंकि ये वजारत खजाना की कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कहते हैं कि तो तय था, कुछ रोज शोशा ऐसा छोड़ दिया जाता है, कभी वो न्यूक्लियर एसिड्स का, कभी वो सब्सिडी का, कभी ऐसा नॉन इशू जिस पे वो और इरिटेट हो रहे हैं। उन लफ्ज से इस्तेमाल किया, इरिटेट हो रहे हैं अब, ठीक है, इरिटेट हो रहे हैं, फेडअप हो रहे हैं, इस तरह के अल्फाज वजारत खजाने ने। उन्होंने मामला तो तय हो गए थे, ये चीजें रोज जो कर दी जाती है ना यहां से, तो वो ऐसा लग रहा है कि रुकवाया जा रहा है कि जी रोकें इसको अभी इलेक्शन सॉरी आईएमएफ के मुआहदे को, क्योंकि ये हो जाना था, सारी मामला तय हो गए थे, उसमें ये सब्सिडी और ये सारी चीजें नहीं थी। और वहां से जो बरादर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कोशिश अब बंद कर दी गई है। अच्छा। जो बड़ी अजीब सी बात है कि वजारत खजाना कह रही है कि हमारी तरफ से कोशिश ही बंद कर दी गई है कि वो वहां से फंड दें, यानी एक टकराव का सा माहौल बन रहा है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि सुमोटो खत्म हो गया और अब शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन बमुकाबला, यानी सुप्रीम कोर्ट ही पूछ रही एक इलेक्शन कमीशन से कि आपके पास क्या इख्तियार है। और कल वो इलेक्शन कमीशन जब आएगा तो इस बात की वजाहत करेगा कि हमारे पास फंड्स हैं नहीं है, वजारत दिफा ने क्या कहा है, वजारत बाकी जो मतलब टीचर्स अवेलेबल हैं नहीं है, कैसे हालात है वो, यानी अब इसमें हुकूमत जो है उसने जो बड़ी गलत उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी गई है, बड़ी गलत स्ट्रेटेजी गई है, वो ये गई है कि वो एक पार्टी बन के खड़े हो गए इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट अदारा है। ये जो बेंचेस वाला इशू है, ये बेंचेस वाला इशू भी इसको भी देखें, पीटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद, जहां वो उस्मान बुज़दार साहब पंजाब हुकूमत है, इस पूरे अदालती मामले में उन्होंने बेंच बनाने का नहीं कहा था। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से हम गुजारिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी बेंच बनाती वो उसको सुन लेते। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बनाया तो पीटीआई ने तो नहीं कहा कि ये बेंच बनाए, इख्तियार चीफ जस्टिस का था, चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक मामला था, उन्होंने नहीं कहा। जो हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि ये हम ख्याल बेंच है, तो एक हम ख्याल है तो दूसरा हम ख्याल है, तो तराजू का बराबर होगा, ये होगा, यहां से ये छूट गया।
इसमें काफी हद तक बात है भी कि एक बेंचेज ऐसे बनते हैं, एक मुल्क में बड़ा तनाज़े है जिसके ऊपर फायज़ साहब और बाकी शख्सियात है कि फायज़ साहब का पहले दिन क्या मामला हुआ, वो ही कहते हैं कि जी मैं एक बेंच में था और मैं बेंच में आया, अगले दिन तो मुझे पता चला कि सुबह के मेरे बेंच ही तब्दील हो गया। यानी ये बेंच बनने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, सुमोटो का भी होना चाहिए। जो हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, सुमोटो नहीं होता, 1000 आदमी मर गए, सुमोटो नहीं हो रहा है, एक छोटा सा कोई मामला हुआ सुमोटो। तो सुमोटो का कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन वो अदालतों ने तय करना है। वो अदालत जैसे मतलब जो आईने पाकिस्तान जो है उसमें जो मेरी समझ बूझ, अब देखते हैं बाकी अब ये कल मामला वो ये है कि जैसे अदालतों के मामलात हैं तो अदालतों ने अपने मामलात खुद तय करने हैं, अफवाज पाकिस्तान ने खुद तय करने हैं। मतलब इंडिपेंडेंट अदारे हैं ना, तो पार्लियामेंट, ये तीन चार आपके जो बड़े अदारे हैं, ये अपने इन्होंने मामलात को खुद तय करना होता है। ठीक। अच्छा, अब हुआ ये कि ये चला गया है मामला इलेक्शन, यानी सॉरी ये इसमें से सियासी जमातें आउट हो गई हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को बुला लिया गया और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप वजाहत करें कि 30 अप्रैल को कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, हमें कायल करें। अच्छा, यहां पर वो भी अब मामला उनकी जो तनाज़ा, दो अभी जज साहिबान का फैसला नहीं आया, यानी अगर हम समझें कि ये 7 रुकनी है या 9, तो 2 का फैसला भी रहता है। ठीक है। 2 जज साहिबान का तफसीली फैसला रहता है, लेकिन वो भी अज़खुद नोटिस पे था ना कि क्या अज़खुद नोटिस बनता है या क्या असेंबलियां सही तरह से तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई, वो सारा रह गया इशू एक तरफ। क्या एक शख्स की ख्वाहिश पे तोड़ी जा सकती है असेंबली? अब मामला चला गया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं इस बात के कि वो 90 दिन से आगे खींच के खुद सदर के हुक्म के बाद मान के एक डेट अनाउंस करके फिर दोबारा वापस ले ले। ये मामला हो गया गंभीर। ठीक है। ठीक। बदकिस्मती के साथ। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। इलेक्शन तो एक तरफ चले गए ना, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या उसकी सूरत हाल है। वो ये भी हो सकता है अचानक जैसे हुआ था कि इस्लामाबाद के इलेक्शन एक दिन पहले अनाउंस हो गए थे कि वो 30 अप्रैल के अनाउंस हो जाए, तो इमरान खान साहब ने फिर आज दोबारा कहा कि उसको जारी रखा जाए कैंपेन को। लेकिन सूरत हाल बदकिस्मती से पेचीदा हो गई है। अच्छा, यहां पर अब फिर ये हुआ कि जैसे ये कार्रवाई हुई सुबह, ये अनएक्सपेक्टेड कार्रवाई थी। अब इसमें 2 बातें हो रही हैं। जब उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये आप 5 रुकनी बेंच है यानी 3-2 है या 4-3 है, ये हमारा अंदरूनी फैसला है, हमारा अंदरूनी काम है अदालत का, इसको बाद में बता देंगे, आपको बाद में देख लेंगे। अभी तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने उससे बिल्कुल उसको साइड पे कर दिया, जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने, वो जिन्होंने कल फैसला लिखा था सर। और उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब ने शुक्रिया अदा किया जमाल मंदोखेल साहब का। कल इख्तलाफी नोट नजर आ रहा था बड़ा शदीद, आज उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने तो वही बात कह दी जो मैं यहां पे कह रहा था। अच्छा, इस बेंच में इजाजुल हसन साहब है, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल मंदोखेल साहब हैं। अच्छा, और इसमें जो है वो मंजूर उस्मान ऐवान साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि 1 मार्च के अदालती हुक्म का तयन कर लिया जाए, तो 4-3 का हुआ और ये हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला है। अच्छा, अंदरूनी मामला है अदालत का, इसका मतलब ये है कि या तो अदालत ने खुद तय कर लिया जज साहिबान ने कि इसको कैसे हमने निपटाना है, क्योंकि हम अपने मामलात में किसी को नहीं आने देंगे, तो अंदरूनी मामला है। ठीक है, ठीक। और आप ही बताएं कि आपकी तरफ से क्या। अच्छा, जब ये खत्म हो गया तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है, यानी कल वाली बात से बिल्कुल, एक दिन होता है एक मिठाइयाँ खाता है, दूसरा मिठाइयाँ खाता है, फिर ये मिठाइयाँ खाता है, फिर उधर मिठाइयाँ, जल्दी खा ली, देर से खाई, एक हमारे यहाँ एक वो मजाक के अंदाज में बात चलती है। तो अब ये मामला हुआ कि वो उसके बाद हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने आके जो है वो ये कहा कि ये अभी तक अदालतों का लाडला बना हुआ है और ये बना हुआ है, और सारी उन्होंने बात की सारी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफी अरसे के बाद गर्जेबर से। अच्छा, सवाल ही अच्छा यहां पर ये भी बात है, जो गरजते हैं क्या वो बरसते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल वो गरजे और कहा कि कोई बात नहीं हो सकती, नहीं, उन्होंने कहा कि बात ही नहीं हो सकती जब तक इमरान खान यहां आके कौन से माफी ना मांगे।
यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये देखें, ये इशू इतना खौफनाक है अब हमारी सियासत में बदकिस्मती के साथ, कि पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज उस बयान की वजाहत की, लेकिन वो कहते हैं ना, बंदूक से निकली हुई गोली, कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं होते। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनको वो रहेंगे, हम रहेंगे, और ये तो हमने फैसला कर लिया। वो आज उन्होंने वजाहत की, उसकी वजाहत की, और उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा सियासी तौर पे हम चाहते हैं, मैं कोई जिसमें हम भी रहें और वो भी रहें, और ये तो, लेकिन वो एक बहुत ही बदमज़गी, बहुत तल्ख जुमला जो तारीख में याद रखा जाएगा, वो ज़बान से अदा हो गया। राना सनाउल्लाह साहब से हमारी भी बड़ी याद अल्लाह, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि उन्होंने बात की, और फिर ये भी कि ये पार्टी पॉलिसी के तौर पे उनकी ज़बान से भी जो जुमला हुआ, वो फिर दूसरे वज़रा ने भी उसको इंडोर्स किया कि नहीं, हमारी यही पॉलिसी है कि भाई वो रहेंगे, हम रहेंगे, अब तो इमरान खान है या हम है। तो मैंने कहा यार, अब सारे सब कुछ, पूरी मतलब सब कुछ तो आ गया इमरान खान पे, तो अब यही रह गया कि कोई मिसाइल मार दो, तो हर चीज़ तो हो गई है, क्या बंदे चुके गए हैं, उनके गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, सब कुछ, कैसे आप उसको पॉलिटिकली हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये आपस में बैठ जाते तो बहुत अच्छा था। ये मामला अब चला गया अदालत में, अदालत में जाके वो इधर से गया तो इधर से, इधर गया इधर से, अब तो आ गया इलेक्शन कमीशन। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की अदालत के बारे में कि तराजू का पलड़ा बराबर करना पड़ेगा, और इमरान खान आके माफी मांगे। यानी अब इसका मतलब है कि वो किस्सा खत्म हो गया कि मुज़ाकरात होंगे और ये सारे होंगे, और माफी मांगे, फिर हम सोचेंगे बात करने का। उसके बाद एक हंगामी इजलास हुआ काबीना का, और हंगामी इजलास के अंदर वो जिसको ये आप कह रही हैं अदालती, इसमें अदालती इजलास कहां से आ गई, इसमें अदालत, इसमें गरीब आदमी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए इसमें क्या है, सुमोटो के हवाले से नहीं, सुमोटो के हवाले से गरीब आदमी के लिए क्या है इसमें आम आदमी, बाहर महंगाई, बाहर सिक्योरिटी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इसराइल के साथ हम इंस्पायर हो गए हैं लगता है। अभी मैं बताता हूं आपको कि इसराइल के साथ क्यों इंस्पायर लग रहे हैं हम। इसराइल के साथ हम इंस्पायर, बड़े मुतासिर लग रहा है कि हम इसराइल की सूरत हाल से मुतासिर हो गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उसमें ये हुआ कि सुमोटो के जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के पास नहीं, बल्कि 3 सीनियर जज साहबान के पास हो। अच्छा, अब इसमें और इसके ऊपर एक गालिबन फैसला हो गया, बिल मंजूर हो गया, बिल अब कौमी असम्बली में जाएगा, कौमी बीच में कायमा कमेटी आ जाएगी, कायमा कमेटी के बाद ये जाएगा। अभी ये क्या शक्ल लेता है, अभी ये एक हवा में है ये चीज, क्योंकि सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या अदालती इस्लाहात हैं, क्या उनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या सादा अक्सरियत चाहिए, और ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर पहले काबीना और फिर ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर 2 सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। ठीक है, और ये बड़ा फैसला है, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है कि आपने अदालती इस्लाहात, यानी इसको इस्लाहात का नाम दिया है कि इसमें क्या है, इस्लाहात कौन सी है, अदालती इस्लाहात तो इतनी जरूरी है इस मुल्क में। खच्चर ख्वार हो गए हैं लोग मर जाते हैं, 50 साल बाद उनका फैसला आता है। यानी यहां पर ये ट्रैक, मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, ट्रैका बना हुआ है, ट्रैका बना होता है। वो वकील आके कहते हैं बेचारे गरीब लोगों के पास या हर एक के पास, चाहे गरीब ना भी हो, जो भी केस लगा होता है उसके दूसरे बेंच में लगवा देता हूं केस। आम बात है इस मुल्क में, आम बात है ये, दूसरे बेंच में लगवा देते हैं केस। कैसे लगवा देते हैं अल्लाह जानता है। वकील आके खुद बता रहे होते हैं, जी इधर केस नहीं, वो उस बेंच में लगेगा ना, मसला हल हो जाएगा आपका। वो फीस थोड़ी ऊपर नीचे कर लेते हैं, फीस ऊपर नीचे होती है, वो गरीब आदमी देख रहा होता है, वो दूसरे बेंच में लगता है, फिर कहता है नहीं यार वो उधर भी नहीं बात बन रही है, ऐसा है कि तारीख लंबी ले देते हैं छोटे। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गलत कह रहा हूं, फिर मतलब लोग इस मुल्क के मुझे डिनाई करें कि ऐसा नहीं हो रहा अदालतों में। जो भी आदमी जाता है अदालत में, पहली बात वकील कहता है कि मैं इस बेंच पे, वकील कहता है कि मैं इस बेंच में लगा देता हूं। और या उसके बाद जो क्लाइंट, जो बेचारे साइल होते हैं, वो कहते हैं उस वकील से बात करो, उसकी यार वो बेंच में लगवा देता है केस। तो ये बेंच में वकील कैसे केस लगवाते हैं, ये भी एक अलग दास्तान है। मैंने कहा हर जगह पर एक इस मुल्क में एक तबका बैठा है जो समझ से बाहर है कि कैसे। अब जनाब ये हुआ कि वो इन्होंने 3 रुकनी बना दी, नहीं 3 रुकनी, 3 सीनियर जज होंगे जो सुमोटो ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बिल बन गया, इसकी मंजूरी हो गई, अभी ये कौमी असेंबली में पेश हो जाएगा, फिर बीच में कहीं कायमा कमेटी आएगी, फिर ये सदर के पास जाएगा, सदर इसको रोक लेंगे। जी वो भी है, सदर इसको रोक लेंगे।
या ये मुशतरका इजलास में पेश होगा तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि उसमें इसको सदर बहरहाल ये जब जाएगा तो सदर को रोक लेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट आई हुई है दरमियान में। ये मैंने आपसे कहा ना, ये मामला जो है ये वहां से हट गया। जो मामला था, जो अज खुद नोटिस था, वो खत्म हो गया। इन्होंने अज खुद नोटिस के ऊपर ये कानून साजी कर रहे हैं जी। अज खुद नोटिस नहीं है ये अज खुद नोटिस कल खत्म हो गया। ये वो पिटीशन है जो अली जफर ने फाइल की हुई है पीटीआई, उसके ऊपर समात में उन्होंने अच्छा अली जफर को भी साइड पे कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, अब ये इलेक्शन कमीशन से पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट, इसमें अज खुद नोटिस कल डाई डाउन हो चुका है। ठीक है, उस तफसीली फैसले के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, अब यहां पर ये क्राइसिस पैदा हो गया है। क्राइसिस क्या देखना ये है कि एक तो ये असखुद नोटिस का जो बिल लेकर आ गए हैं, ये वो असखुद नोटिस होता रहेगा, वो चैलेंज हो जाएगा, स्ट्राइक डाउन होगा, कबूल होगा, इस्लाहात होंगी, क्या होगा, उसको छोड़ दें। ये असखुद नोटिस नहीं है जिसकी आज समाअत हुई है उस केस की, जो कि पिटीशन, जो कि पीटीआई की तरफ कल उन्होंने कह दिया था ना, असखुद नोटिस खत्म किया जाता है यहाँ पे, और इसको हम डिस्पोज करते हैं, इसको भेजते हैं वापस हाईकोर्ट होंगे। अच्छा, अब यहां पर इशू ये है कि क्या इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए? तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो वो तो नहीं है असेंबली के अंदर। ये क्या अदालती इस्लाहात का नाम दिया है इसको? ये अदालती इस्लाहात है, अदालती इस्लाहात है ये। अदालती इस्लाहात में तो कितने दिनों में जज कैसे फैसले, कितने दिनों में, उसमें अदालतें खुद कह रही हैं। ये जस्टिस फाइज ईसा समेत कई हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वकला, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, खुद ये, मतलब मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, वो मतलब अरसे से वो, मैं लफ्ज चीखना या चिल्लाना नहीं, वो कह रहे हैं कि खुदारा इसकी अदालती इस्लाहत करें आप। ये सुमोटो के आप बनाएं कोई तरीकाकार, बेंचेस कैसे बनते हैं वो बनाएं, आप वकला की बॉडीज को इन्वॉल्व करें। आप अदालती इस्लाहत ऐसे नहीं कर सकते। आप काबीना ने कैसे अदालती इस्लाहत कर ली? और 2/3 अदालती इस्लाहत बहुत बड़ी, पूरे मुल्क, पूरे कौम का एक इशू है अदालती, जो नीचे जो गरीब घूम रहा है, जो धक्के खा रहा है अदालतों के, ठीक है ना, वहां से लेके ये ऊपर तक अदालती इस्लाहत तो बहुत बड़ा, जिसके ऊपर बाकायदा आपकी रिफॉर्म्स होती हैं। जी सर। आप रिफॉर्म्स के लिए बाकायदा प्रॉपर आप बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार, जज साहिबान, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। अदालतें ऐसे थोड़ी अदालती चला दी, कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें तड़ करके इशू खुद नोटिस का भी नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इशू आज जो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन क्या करता है सुबह, और इलेक्शन कमीशन कैसे वजाहत करता है। ये अब इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि उन्होंने कहा फंड, उस पर खूब दलाइल दिए अदालत ने दलाइल क्या दिए, अदालत ने सवाल पूछे सर। उन्होंने कहा ये बताइए कि क्या अच्छा, क्या हम अपनी तनख्वाहें कटवा लें, क्या अच्छा लैपटॉप के लिए पैसे हैं आपके पास, आपके लिए इसके पास इसके लिए पैसे हैं, इसके लिए पैसे हैं, क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को जो है वो इंतखाबात सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, कैसे होगा, क्या आपके अंडर नहीं आते आप जवाब में। तो ये मामला जो है, ये बदकिस्मत, मैं आपको बताऊं, ये बदकिस्मत, ये बहरान दर बहरान पैदा हो रहे हैं, और उसमें ये सुबह कैसे लेके जाते हैं, कैसे अपना केस प्रेजेंट करते हैं इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इसराइल से मुतासिर हैं सर। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे इस मामले पर भी। बिल्कुल सर, मुतासिर हैं। ठीक है सर, इस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत और जो इस वक्त अदालती मामलात है उस पर बात कर रहे थे, और आपने कहा कि इसराइल से बहुत सारे हमारे मामलात मिलते हैं। मैं इसराइल की तरफ आता हूँ ना, पहले तो मैं एक बात वजाहत करूँ, अदालती इस्लाहत लाजिम है इस मुल्क में। बेशक सर। उसकी, और उसमें जो बेंच कैसे बनते हैं, इसके ऊपर तमाम जज साहिबान, अक्सरियत जज साहिबान की, जो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स, आज़ाद सिविल, वो सवाल उठाते हैं कि बेंच कैसे बनते हैं, सुमोटो कैसे लिया जाता है। कल हम भी पूछ रहे थे कैसे लिया जाता है भाई, मतलब क्या। तो ये अदालत, और हर लेवल पे इसमें अदालती इस्लाहात ज़रूरी हैं। और ये भी तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई जज यहां बैठा है तो ये बेंच बनाए तो ये फैसला हो जाएगा, ये बेंच बनाए तो ये पीटीआई के फेवर में होगा, ये बेंच बनाए तो ये उनके अगेंस्ट होगा। जो इस वक्त आज शहबाज शरीफ साहब ने भी हवाले दिए डाइसेंटिंग जजों के, डाइसेंटिंग जो नोट्स लिखे हैं जज साहबान ने।
लेकिन जिन्होंने डिसेंडिंग नोट लिखा था वो आज जो है वो उन्होंने शुक्रिया वसूल किया चीफ जस्टिस साहब से, तो वो आज और सवाल भी उन्होंने किए और उन्होंने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है। असल बात जो है वो अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामला इसका मतलब है कि इसमें जब ये हुआ ना मुझे नहीं पता, अल्लाह करे ये मजीद इतने क्राइसिस हैं कि ये नया क्राइसिस ना खड़ा हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हुआ ना तो उस वक्त बहुत सारे जज साहिबान इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ नहीं थे, लेकिन लेटर ऑन वो तमाम जिन लोगों ने भी जाहिर है बहुत कोई पुरानी बात नहीं है जब ये अदलिया वाली तहरीक चली थी तो, और हमने नाम तो नहीं लिए लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे जज साहिबान इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ नहीं थे, बाद में साथ हो गए। बहुत सारे वकील रहनुमा भी उनके साथ नहीं थे शुरू में, बाद में साथ हो गए। तो इशू ये है कि वो अदालत जो है वो ये अदालती इस्लाहात के नाम पे चुके हुआ है, तो अदालत अपना फैसले खुद अपने रूल्स के तहत करेगी तो बेहतर है। क्या सुप्रीम कोर्ट, अच्छा अब इसराइल से मैं क्यों मिला रहा हूँ जी, इसराइल में मैं वापस आता हूँ पाकिस्तानी सियासत से, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब क्या होगा, इलेक्शंस तो बज़ाहिर तो इलेक्शंस तो तहरील हो गए हैं कहीं ना, क्योंकि दिन ही नहीं है, तैयारी भी नहीं है, मुकदमे चल रहे हैं, ये फैसले कब तक होंगे, क्या होगा, इलेक्शंस को तो रखे ना, लेकिन ये टकराव बड़ा खराब है और तकसीम बड़ी वाज़ेह हो गई है, इख्तलाफ। अच्छा तकसीम कल तक तो थी, वो आज वो तकसीम गड़बड़ हो गई, मैं फिर अल्फाज वापस लेता हूं, कल तक वो तकसीम थी लेकिन आज वो तकसीम जो है वो खत्म होती नजर आई और वो जो है वो बिल्कुल ही वो ऐसा लगा कि वो जज साहिबान एक हैं, ये नहीं जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा था कल। अच्छा ये सवाल, अच्छा अब इसमें इसराइल से मैं क्यों मिला रहा हूं, इसराइल में फटे चल रहे हैं ना, इतने झगड़े हो रहे हैं इसराइल में, इतने ज्यादा झगड़े हो रहे हैं कि वहां पे नेतन्याहू का घर उन्होंने घेर लिया परसों रात को। अच्छा, और घर घेर लिया मुजाहिरीन ने, और आप ये देखें कि 5 लाख लोग, छोटा सा मुल्क है, और 5 लाख लोग वहां पे निकल के, कम से कम 5 लाख लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने नेतन्याहू का घर घेरा घर को, और उसके बाद उन्होंने वो बाहर जो खारदार ताड़े वाने लगा के घर पे अटैक वटैक करने वाले थे। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात उसमें हुई उसके बाद ही हुआ, और ये हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया था। वजीर दिफा को बरतरफ क्यों किया था, मैं क्यों मिला रहा हूं कि ये सिचुएशन वहां पे जो क्रिएट हुई है क्यों, इसमें क्या मुशाबहत है, वहां पर वो आईनी इस्लाहत ला रहे हैं नेतन्याहू जी, और वो आईनी इस्लाहत ला रहे हैं, और उन आईनी इस्लाहत में ये चीज है कि वहां पर इसराइल का आइन तहरीरी नहीं है। 1948 जब इसराइल कायम हुआ तो उनका आइन लिखा नहीं गया कभी, उनका आइन जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर है, जिन प्रिंसिपल्स में सबसे बड़ा जो अदारा है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके नतीजे में जो मकबूजा फलस्तीन के लोग हैं, ये जो बाकी लोग हैं वो भी कभी, हालांकि उनको इंसाफ नहीं मिलता जी, लेकिन वो भी आखिरी दरवाजा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जमीन पे कब्जा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट छुड़ा देगी, यहां पे कोई गैर कानूनी तो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करते हैं। वो फलस्तीनी जिनके पास रेजिडेंट कार्ड्स हैं इसराइल के, गजा वाले नहीं, या वेस्ट बैंक में वो फलस्तीनी जिनको इसराइल ने रेजिडेंट कार्ड इश्यू नहीं किए, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, उनको यानी गजा में इसराइल की सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है, और ना ही वेस्ट बैंक के उन इलाकों में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर आते हैं, लेकिन वो लोग जो काम करने आते हैं या जिनके पास रेजिडेंट कार्ड्स हैं। अच्छा अब वो तो, और इसराइल में जो जनरल पब्लिक है, जनरल लोग, आम लोग हैं, वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ कोई मसला होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हुकूमतें तो कभी एक आ जाती, दूसरी आ जाती, तीसरी आ जाती, हर हुकूमत अपनी कहानी सुनाती है आके, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाएंगे वहां से। अब नेतन्याहू तो अपने एक आईनी पैकेज बनाया, और आईनी पैकेज बना के उन्होंने पेश कर दिया, पेश करने का इरादा उनका था इस पार्लियामेंट में, क्योंकि इस पार्लियामेंट में इंतहा पसंद राइट विंगर्स हैं उनके साथी, और वो राइट विंगर्स कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट है कौन, ठीक है, फैसला तो हम, तो अवाम को तो हम नुमाइंदगी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो बहुत सारे इख्तियारात हैं वो वापस लिए जाएं, और वहां पर जो जजेस हैं, कितना मिलता है देखें मामला, उन्होंने कहा वहां पे जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट को, और ये जो बाकी नोटिस वोटिस वो लेते हैं, ये सारे इनको एक 9 रुकनी कमेटी फाइनल करेगी, जिसमें अक्सरियत पार्लियामेंटेरियंस की होगी, जजेस की नहीं होगी। तो हम असल में सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, हम फैसला करेंगे, और उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट हटा देती है नेतन्याहू को, कभी किसी को ये जो इख्तियार है, इन वजीर आजम को भी इम्यूनिटी हासिल होगी, इसके ऊपर पब्लिक निकलाई बाहर, और इस पे नर्सेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, और तो और
अफवाज पाकिस्तान, अफवाज इसराइल, सॉरी अफवाज पाकिस्तान, अफवाज इसराइल और इंटेलिजेंस अदारे, इंटेलिजेंस अदारों का निकल आया और इसीलिए उन्होंने वजीर दिफा को फायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब वजीर दिफा को फायर तो कर दिया, यहां तक तो कहानी बड़ी अच्छी है कि वजीर दिफा को फायर कर दिया उन्होंने, लेकिन मसला यह है कि वजीर दिफा ने फायर होने से, फायर तो वो हो गया लेकिन अपना मनसब नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि कोई 12 घंटे के बाद, अच्छा कल ये परसों हंगामे हुए, तमाम रोज कल मुकम्मल हड़ताल, ऐसी हड़ताल के एयरपोर्ट भी बंद, ऐसी हड़ताल के दुनिया भर में इसराइल के सफारत खाने भी बंद, फॉरेन मिनिस्ट्री भी हड़ताल पे चली गई कि उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाएं, ये जो आप बना रहे हैं ये तो हमारे बुनियादी हकूक के खिलाफ है। अच्छा इंटेलिजेंस अदारे इसलिए चले गए कि उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का कवर खत्म हो गया, हमारे ऊपर अदालतों का कवर था, तो अब तो हमें पकड़ के वो जबरदस्त करेंगे। बैनुल अक़वामी अदारे जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, मुसाद के कारनामे भी तो जबरदस्त है ना माशाल्लाह, वो जो कुछ करते हैं पूरी दुनिया में, तो कवर तो उनको उनकी अपनी कोर्ट ही देती है। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हम तो वो भी हड़ताल पे चले गए, वो भी हड़ताल पे चले गए। नतीजा ये निकला कि कोई 12 घंटे के बाद नेतन्याहू आए टीवी पे, और टीवी पे आके उन्होंने कहा कि मैं आईनी इस्लाहात का बिल जो है वो वापस लेता हूं। अच्छा, हाँ मैं वापस लेता हूं और मैं इसको छोड़ूंगा बाद में कहीं 3, 4, 5 हफ्ते के बाद, क्योंकि सदर जो है बहरूज, उनका वो सदर, उनका भी एक सेरेमोनियल सा रोल है, जैसे हमारे सदर के इख्तियारात हैं वैसे ही उनके इख्तियारात हैं, कोई खास इख्तियारात है नहीं उनके पास, लेकिन उन्होंने बीच में मीडिएट करने की कोशिश की। उन्होंने वजीर आजम से कहा कि आप ये मत करें, ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, और आप जो, अच्छा इसी दौरान अदम एतमाद से बच गए, बाल वजह उनकी हुकूमत गई थी, नेतन्याहू की पता नहीं कितनी दफा हुकूमत जा चुकी है उनकी, वो गई थी, बार इंतखाबात हो। अच्छा अब मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि आज के अखबार बताता हूँ, कोट करते हैं ना कि हुआ हो क्या रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है इसराइली प्रोटेस्ट डिबेट आफ्टर नेतन्याहू सस्पेंड जुडिशियल ओवरऑल। ये पहली स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि प्रोटेस्ट रुक गई है जरा, क्योंकि नेतन्याहू ने वापस ले ली अपनी ये जुडिशियल जो उन्होंने एक कू करने की कोशिश की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, अच्छा मैं उसी तरफ जाता हूं बाद में। गार्डियन कह रहा है इसराइली क्राइसिस कंटिन्यूज एज फायर्ड मिनिस्टर्स एपरेंटली रिफ्यूज टू क्विट। वो क्विट ही नहीं कर रहे। हाँ। वो जिनको हटाया था वो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी जगह पे हूं, मैं क्यों जाऊं भाई। जो गैलेंट है वो गैलेंट कह रहे हैं कि वजीर दिफा उनके अंडर फौज आती है, सारी इंटेलिजेंस दारे आते हैं। अच्छा फिर ये हुकूमत खड़ी भी बैसाखियों पे है ना, वहां भी आप समझ लेंगे छोटी मोटी पीटीएम बैठी है। मिसाल के तौर पे बात करूं, वहां पे बहुत यानी थिन मार्जिन से हैं। नेतन्याहू चाहे तो 2 मिनट में धबरदूत एक आधे इत्तेहादी आगे पीछे हो गया। इत्तेहादी कहते हैं कि ये आईनी इतलात होनी चाहिए, क्योंकि आईनी इतलात होती हैं तो फिर हुकूमती इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं। वो नेतन्याहू फारिग होते हैं ना इनके बगैर। मैंने कहा ना छोटी मोटी पीटीएम बैठी है वहां। अब मसला ये है कि वो मजबूर है उनको रखने के, कोई 85 रुकनी काबीना और इस तरह का ड्रामा वहां भी चल रहा है। अच्छा उसके बाद जो है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं, नहीं सॉरी हर्ट्स कह रहे हैं कि बुलेट एंड बैटर्ड। अब ये देखें बुलेट एंड बैटर्ड एनालिसिस क्या है। नेतन्याहूज लिक्विड लॉयलिस्ट लिक देयर वुंड्स, अपने जख्मों को चाट रहे हैं। लिक्विड पार्टी, ये उनके वजीर दिफा भी लिक्विड पार्टी के थे। बुलेट एंड बैटर्ड, क्योंकि ये वापस लेना पड़ गया ना। अच्छा उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 8वीं स्लाइड है ना हमारी, ये कुछ दिन पहले एक इसराइली, पाकिस्तान से बड़े मिलते जुलते हालात ने, एक इसराइल के ऑफिशियल ने, ये पहली दफा हो रहा है इसराइल में, कमाल की बात देखें। वो इसराइली ऑफिशियल ने कहा कि आज ये 8वीं स्लाइड, आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाइप हमारे नेतन्याहू को व्हाइट हाउस क्यों नहीं बुलाया अभी तक। वो बाइडेन वो भूल गए, तू एक नेतन्याहू का आदमी था, उसको तो बुलाया नहीं तूने व्हाइट हाउस में। इतने दिन हो गए, तो कभी अफ्रीका के लोग बुला लेते हैं, कभी ताइवान के बुला लेते हैं। काफी दिलचस्प बात है डॉक्टर। हाँ, नेतन्याहू क्यों नहीं बुलाता व्हाइट हाउस। सुने उसके ऊपर जो है कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्या जवाब क्या है, सुने बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राइम मिनिस्टर टू बी इनवाइटेड टू मीट बाइडेन रिलेटिवली सून, बहुत जल्दी, ये बहुत जल्द से, मतलब रमजान में नहीं, मतलब कंपैरेटिवली, मतलब कुछ दिनों में हम बुलाएंगे, मतलब जरा ठंडा हो जाए माहौल वॉल, आगे पीछे हो जाए। और ये देखें ना, वेट एटलीस्ट 2 मंथ्स। रमजान, अभी तो रमजान में ये पता नहीं अमेरिका में बाइडेन भी चाहे रोजा रख रहे हैं, उन्होंने कहा बहरहाल, उन्होंने कहा रोजे हैं तो इसमें मुनासिब नहीं है कि अभी कम से कम 2 महीने इंतजार करें। बहाना भी बड़ा दिलचस्प है। मैं बता रहा हूं इतनी अजीब और गरीब सूरत हाल है वहां पे कि नेतन्याहू कह रहा है मुझे क्यों नहीं बुलाया अभी तक बाइडेन ने। वो कह रहे बाइडेन कह रहे हैं कि 1 मिनट ठहर जाओ अभी। हाँ रमजान गुजर जाए, वो रमजान से क्या ताल्लुक नेतन्याहू का और बाइडेन का। सुने वो कह रहे रमजान के बाद आपको आराम से बुलाएंगे।
अच्छा, इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि फिर रात को जो तकरीर की, उस तकरीर का टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हाँ, नेतन्याहू ने तकरीर की, ये 9th स्लाइड जो है, 9th स्लाइड पे जो फुल टेक्स्ट इसका पढ़े ना आप, टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें यह है कि देयर कैन बी नो सिविल वॉर, कोई खाना जंगी नहीं होने जा रही। आफ्टर मेजर प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स फॉलोइंग हिज फायरिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि जुडिशियल शेकअप जो है टू अलाउ फॉर डायलॉग और रिफॉर्म विल बी इनेक्टेड, दोबारा हम लाएंगे, आगे पीछे करेंगे सारे, लेकिन अभी कोई होने नहीं जा रही। अच्छा, इसी दौरान जो उनकी फौज के लोग भी चले गए थे ना हड़ताल पे, तो टाइम्स ऑफ इसराइल की 7वीं स्लाइड देखें, पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दी हैं। अच्छा, ये उनकी जो एयरफोर्स है, एज ओवरऑल पॉस्ट, ये जुडिशियल मामला जो रुक गया है, बट आर कीपिंग एन आई ओपन, अपनी आंख उन्होंने खुली रखी हुई है कि नीचे नेतन्याहू कोई फिर हरकत तो नहीं करता दोबारा। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ एयरफोर्स रिजर्विस्ट जॉइंट प्रोटेस्ट, ब्रदर इन आर्म्स ग्रुप सेज इट बिलीव्स इन एक्शन, नो वर्ड्स एंड इज रेडी टू रिन्यू मेजर्स इन अ शॉर्ट टाइम, दोबारा रोक देंगे। सही। ये मामलात इस वक्त दुनिया के 3 मुल्कों में लोग सड़कों पे हैं। एक इसराइल में है, इसराइल, एक फ्रांस में है, फ्रांस में भी है। फ्रांस में तो ये आग जला के वक्फा मैं अच्छा, ये लिंक कैसे हो रहे हैं, मैं आपको अगर है 2 मिनट है तो मैं बताता हूं। वहां फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पे हैं। हजारों लोग मुस्तकिल तौर पे सड़कों पे हैं कि वो 64 साल क्यों कर दी, 62 साल से 64 साल क्यों कर दी उम्र, और यूथ कह रही है कि मिनट, ये रिटायर ही नहीं होते ये लोग, क्यों नहीं रिटायरमेंट और आगे पीछे सारा सिस्टम, उसमें उनके एयरपोर्ट्स बंद हैं, उसमें सड़कों पे आज फिर शुरू हो गए उनके हंगामे। और इसी तरह मैक्रोन भी बच गए बाल नो कॉन्फिडेंस, उनकी गवर्नमेंट भी सर्वाइव कर गई है। और इसी दौरान जो तीसरा मुल्क कौन सा है? तीसरा मुल्क मैं बताता हूँ, शाह चार्ल्स सोएम यानी प्रिंस चार्ल्स जिनको कहते थे, उन्होंने फ्रांस आना था, और फ्रांस का उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था ब्रेग्जिट के बाद। ब्रेग्जिट के बाद बादशाह ने आना है। अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, ये थोड़े दिन पहले पोस्टपोन हो गया, किंग चार्ल्स III जो है यानी प्रिंस चार्ल्स जिनको हम कहते हैं, वो शाह चार्ल्स हो चुके हैं, उनका वो पोस्टपोन हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक उनका दौरा कैंसिल हो गया, जो सेकंड स्लाइड है। अच्छा, लेकिन उसमें फिर साथ ही ये हुआ कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है मैक्रो गवर्नमेंट सर्वाइव, नो कॉन्फिडेंस, वोट इन नेशनल असेंबली। अच्छा, वहां पर बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग सड़कों पे मौजूद हैं और वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा मुल्क इसके दरमियान में आ गया कहीं, और वहां पे हंगामे शुरू हो गए। और CNN की रिपोर्ट में ब्रेक कर रहा हूं यहाँ पे, 10th स्लाइड। अब कोर्ट मैं रेफरेंस इसलिए देता हूं ताकि वो अंदाजा रहे लोगों को कि सिग्निफिकेंस क्या है। 10th स्लाइड, स्ट्राइक्स इन जर्मनी। अच्छा, जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, जर्मनी सर, बिल्कुल। और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, सारे एयरपोर्ट्स की फ्लाइट्स बंद। वहां पर नर्सेज, वहां पर जो है वो डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, आगे पीछे टोटल रेल उनकी तो उन्होंने सारा बंद कर दिया। उसकी क्या वजह? वो कह रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाएं। उनके क्राइसिस इसलिए आ गया है कि उन्होंने गैस बंद कर दी है, ये नॉर्थ स्ट्रीम। सर, ये नॉर्थ स्ट्रीम बंद होने से जो रशिया के साथ यूक्रेन वॉर सबसे ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेके कंटिन्यू कर लेते हैं वापस आके। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं जरा पाकिस्तान। अब देखिए कैसे हालात अजीब से, आपको एक कनेक्शन नजर आएगा ना, कनेक्शन नजर आ रहा है कितनी है लोगों के अंदर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सोशल अनरेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सियासी और आईनी हम एक तरह से अनरेस्ट देख रहे हैं हमारे मुल्क में, क्या इसका कोई हल सियासी निकल सकता है या सियासतदान आपस में बैठ के इसका हल निकाल सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? बदकिस्मती के साथ आज जो शहबाज शरीफ साहब, कल मैंने बात की थी और मैं शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक नरम लबो लहजा रहा है, हमेशा से सॉफ्ट वो, लेकिन उनका जो ये कहना था कि बिल्कुल बात ही नहीं होगी, पहले माफ़ी मांगे। इसका मतलब है कि वो पार्टी पॉलिसी के तहत या हुकूमत ने ये बिल्कुल एक तरह से दरवाज़ा मुज़ाकरात का बंद हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, तो उधर से ये बात आ जाई, दोबारा बात हुई, आज अभी जो उनका इंटरव्यू एक हुआ है उसमें कहा कि बात करने को, तो ये बड़ी अजीब सी सूरत बनी हुई है। दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन इसके बाद अब वो बिल्कुल एक कट ऑफ आ गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि यहाँ की माफी मांगी। अब ये जो मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ, मुझे
देखते हैं, मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता कि इसके ऊपर अदालत क्या, मैंने तो सिर्फ बताया कि जो हुआ है, जिस तरह मामलात हुए हैं कि मामलात चले गए हैं, यानी अब इलेक्शन जो ये अज खुद नोटिस वाली इस्लाहत आ रही है ना, इनका कोई असर नहीं होगा इस फैसले के ऊपर। जो फैसला आने जा रही है वो फैसला शायद कल आ जाए या परसों आ जाए, ये लंबा इसलिए चलेगा कि उन्होंने अली जफर साहब ने भी आज कम बात की, अदालत ज्यादा पूछती रही है बात, अदालत ज्यादा पूछती रही है कि हमें कोई वजह बताएं कि हम वो थ्रेशोल्ड का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, या वजह ढूंढ रहे हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन इतनी ताखिर कर सकता है। अच्छा, 2008 में ताखिर हुई थी, बेनजीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई थी तो ताखिर हो गई थी, जियाउल साहब का जब जहाज गिरा था तो ताखिर हो गई थी, लेकिन किसी पार्टी ने एतराज नहीं किया था। यहाँ पे इसके ऊपर एक बात हो रही है कि कैसे हो रहा, क्यों ताखिर की जा रही है, और इलेक्शन तो हो गए थे बहरहाल कुछ ही दिनों के बाद। अब सवाल यह कि वो इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है, इलेक्शन कमीशन कैसे जवाब देता है। उन्होंने कहा कि फंड पैसा, उसका भी उन्होंने जवाब दिया, देखते हैं इलेक्शन कमीशन कल क्या जवाब लेकर आता है। और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी तो जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी फराहम करना, तो इलेक्शन कमीशन बमुकाबला आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जिसको कल हम तकसीम या इख्तिलाफ कह रहे थे वो आज कुछ खत्म हो गया जी, या मौजूद है या खत्म हो गया है, या कोई बैकडोर में आपस में जज साहबान बैठे हैं और उनको एहसास हुआ है कि ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, एक और अजीब, मैं आखिरी बात ये कहूँ, ये थोड़ी देर पहले राइटर्स का अलर्ट आया है, बिल्कुल अलग सी बात है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, इस पर बात भी नहीं करूंगा। जो 13वीं स्लाइड में कोट कर रहा हूँ राइटर्स को, राइटर्स ने ब्रेक की स्टोरी कि ब्रिटेन रेजेस डोमेस्टिक थ्रेट लेवल फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड टू सीवियर। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ बरतानिया का इख्तिलाफ रहा है बहुत अरसे से, और एक चलती रही है, हमको पता है शिन फेन और ये सारा कुछ चलता रहा है, फिर वो मामला तय हो गए थे। अब ब्रिटेन ने अचानक कुछ देर पहले एक हाई अलर्ट किया है सीवियर लेवल पे कि नॉर्दर्न आयरलैंड से एक कोई थ्रेट है उनके पास कि दोबारा कोई मामला खराब हो सकते हैं। तो अल्लाह खैर करे, ये बिल्कुल एक गैर मुतवक्को सी बात है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसको मजीद डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।